भारत चुनावों का देश है और यहाँ चुनाव किसी त्योहार से कम नहीं होते। शायद यही वजह है कि बड़े चुनाव से लेकर छोटे चुनाव सबकी अहमियत काफी होती है और वो कहीं ना कहीं माहौल बदलने में, माहौल बनाने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। कुछ ऐसा ही चुनाव है दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ यानी डूसू चुनाव। डूसू चुनाव यूं तो कहने को छात्र संघ चुनाव है जो लगभग हर यूनिवर्सिटी, हर विश्वविद्यालय में होता है, लेकिन चूंकि दिल्ली की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो इसीलिए उसका महत्व कहीं ज्यादा व्यापक हो जाता है। और सिर्फ व्यापक नहीं होता है, उसके अपने राजनीतिक मायने होते हैं। तो इस बार 3 साल बाद चुनाव होने हैं डूसू के। 2019-20 में आखिरी चुनाव हुआ था, उसके बाद कोविड आया और लगातार चुनाव नहीं हुए। अब जाकर के इस साल चुनाव हो रहे हैं। 12 सितंबर वो तारीख है जब तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 22 सितंबर को वोटिंग होगी और 23 सितंबर को नतीजे आएंगे। यानी सितंबर का महीना दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली की राजनीति में एक अहम पड़ाव होने वाला है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यानी डूसू क्यों महत्वपूर्ण है। दिल्ली में जो तमाम कॉलेजेज हैं वो कॉलेज इसी छात्र संघ के लिए वोट डालते हैं, उनके स्टूडेंट्स वोट डालते हैं। तकरीबन 52 कॉलेज हैं या विभाग हैं जिनके छात्र इस वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। हालांकि वोटिंग प्रतिशत अगर हम पिछले कुछ सालों के ट्रेंड पर नजर डालें तो बहुत अच्छा नहीं रहता है, लगभग 30 से 40% के बीच में रहता है। आखिरी बार जब चुनाव हुआ था तो तकरीबन 34% वोटिंग का प्रतिशत रहा था, जो बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इससे बहुत सारे पॉलिटिकल मायने निकलते हैं। एक तरीके से हम इसे सियासी थर्मामीटर कह सकते हैं कि देश किस तरीके से किस तरफ जा रहा है, उसका भी एक एहसास दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के नतीजे दिलाते हैं। जहां तक बात है कि मुख्य मुकाबला किन किन के बीच होता है, तो आमतौर पर बीजेपी समर्थित एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई और अब नई एक टीम आई है जिसको सीएफवाईएसएस कहते हैं, आम आदमी पार्टी की समर्थित है, वो भी चुनाव लड़ती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वाम दल यानी लेफ्ट पार्टीज की भूमिका भी दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में साफ तौर पर दिखाई देती है। आईसा से लेकर के एसएफआई तक सारे अपने कैंडिडेट उतारते हैं। लेकिन एक जो ट्रेंड देखा गया है अब तक, एबीवीपी या फिर एनएसयूआई में से ही किसी को वहां पर जीत हासिल होती आई है। 3 बड़े पदाधिकारियों के लिए चुनाव होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी। ये 4 पद होते हैं जिसके लिए सीधे वोट डाले जाएंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे और उनका चुनाव सीधे होगा और उनके लिए जो वोट पड़ेगा 22 सितंबर को वो ईवीएम के जरिए डाला जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए उनके लिए वोटिंग होगी। तो लगभग पूरे देश में जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अलग अलग चुनावों के लिए इस्तेमाल होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों में भी जो 4 पदाधिकारी हैं उनके निर्वाचन में ईवीएम का ही इस्तेमाल होगा। इसके अलावा अलग अलग कॉलेज और डिपार्टमेंट अपना अलग अलग इलेक्शन भी करते हैं, वहां पर भी उनके अलग पदाधिकारी होते हैं, उनके लिए भी वोटिंग होती है और साथ में ही होती है। लेकिन उनके लिए जो वोटिंग होगी, जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के विभागों के लिए जो वोटिंग होगी, उनके पदाधिकारियों के लिए जो वोट डाले जाएंगे वो बैलेट पेपर से डाले जाएंगे, यानी उनके लिए बैलेट पेपर अलग अलग कॉलेज अपना छपवाएंगे और बैलेट बॉक्स रखा होगा जो अलग अलग रंग के होते हैं। अलग अलग रंग के बैलेट पेपर दिए जाते हैं उन्हें और अलग अलग जिस रंग का बैलेट पेपर होता है उसी रंग के बैलेट बॉक्स में वो पर्ची डालनी होती है और इस तरीके से चुनाव होता है। तो यूनिवर्सिटी के लिए 4 पदाधिकारी और कॉलेज के लिए अलग पदाधिकारी। इसके अलावा 2 सीसी भी चुने जाते हैं, यानी सेंट्रल काउंसिलर कहा जाता है। उसके आधार पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनती है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन में। तो बहुत बड़ा एक फ्रेमवर्क है इस पूरे चुनाव का भी। अब ये बात भी समझने वाली है कि क्यों आखिरकार ये इतना महत्वपूर्ण चुनाव होता है, इसमें स्टेक्स
पार्टियों के क्यों इतने हाई होते हैं? तो एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसा आप सबको पता है, पूरी दुनिया में उनकी उसकी ख्याति है, और इसीलिए वहां पर जो पदाधिकारी होते हैं उसको बहुत सारी चीजों पर नियंत्रण भी होता है, और एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। पूरी दिल्ली में जितने कॉलेज हैं उन सब की जिम्मेदारी, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां पर कल्चरल इवेंट कराने से लेकर खेलकूद की प्रतियोगिताएं कराने तक सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी यूनियन के पास होती है। साथ ही साथ पैसा कितना आता है, फंड कहाँ से होता है? तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज का जो फंड होता है वो तो होता ही है, उसके अलावा प्रति छात्र हर साल 20 रुपए इसके लिए फंडिंग करते हैं। तो हर छात्र का 20 रुपए जाता है सीधे सीधे डूसू के पास, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के पास, जिसका एक दफ्तर भी है नॉर्थ कैंपस में, जहां पर तमाम पदाधिकारी बैठते हैं। और राजनीतिक इसकी महत्ता इसलिए भी है कि कई सारे दिग्गज जो आज की तारीख में या पहले राजनीति में सक्रिय रहे हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव जीत चुके हैं। जैसे जो अरुण जेटली साहब थे, वो कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन में थे। विजय गोयल, अजय माकन, इन तमाम नामों का जुड़ाव, विजेंद्र गुप्ता, ये सारे लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के पदाधिकारी निर्वाचित रहे हैं। तो एक तरीके से एक अगला कदम या अगला स्टेपिंग स्टोन नेशनल पॉलिटिक्स या स्टेट पॉलिटिक्स के लिए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के चुनावों को माना जाता है। इसीलिए अब शोरगुल वापस 3 साल के बाद, और इस बार जो एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है वो भी हम आपको बता दें। इस बार जो एज लिमिट है, जो कंटेस्ट कर सकते हैं, जो चुनाव लड़ सकते हैं, उसको 3 साल बढ़ाया गया है। क्योंकि पिछले 3 साल में चुनाव नहीं हुए थे, तो चुनाव के लिए 3 साल बढ़ाया गया है। जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके लिए चुनाव लड़ने की उम्र सीमा 25 साल है, और जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो 28 साल तक चुनाव लड़ सकते हैं। यानी लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की जो मिनिमम एज है वो 25 साल है, और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार जो हो सकते हैं वो 28 साल का मैक्सिमम एज तक भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो समझिए कि कितना सब कुछ है इसमें। बहुत सारा मसाला है, बहुत सारी रोचक जानकारियां हैं जिनसे हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। लेकिन 3 साल बाद जो ये चुनाव हो रहा है, निश्चित तौर पर एक तरीके से देश और दिल्ली में जो सियासी समीकरण बन रहे हैं उसको बताने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराएंगे, उसका एक महत्वपूर्ण मापदंड तय करेंगे।